हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स में आज ओजोन दिवस पे चर्चा करने वाले हैं। आप लोग पर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं। विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ये ओजोन है क्या? ओजोन O3 मतलब O यानी कि O मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के 3 अणु बन करके एक अणु बनता है ओजोन का। अब ये पाया कहाँ पे जाता है? ये पाया जाता है ये आपका हो गया सरफेस, पेड़ ओड़ लगे हैं। ये आपका हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया आपका समताप मंडल। ये आपका हो गया मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये जो समताप मंडल है 50 किलोमीटर के दायरे में, तो जो 35 किलोमीटर से 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पे एक ओजोन लेयर पाई जाती है। यही ओजोन लेयर पतली लेयर होती है जो इस गैस से ढकी रहती है। इसका काम क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें आती हैं उनको रोकना होता है। जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको रोकना होता है। और इससे क्या होता है, अगर ओजोन लेयर समाप्त हो जाएगा तो जो किरणें सीधे डायरेक्ट यहीं पे आके मिलेंगी, तो इससे कई प्रकार के रोग होने के संभावनाएं हैं। रोग होने के संभावनाएं होती हैं। कई प्रकार के रोग होंगे, जैसे चर्म रोग होगा, कैंसर होगा, स्किन बर्न होगा, और इससे कई प्रकार की जो है बीमारियां फैल जाएंगी। इन बीमारियों से ओजोन हमारी रक्षा करता है। और हाल ही में चर्चा में रहता है कि ओजोन में छेद हो रहा है, चाहे वो अंटार्कटिका में हो, आर्कटिक में हो, और कई प्रकार की संभावनाएं आती हैं कि ओजोन लेयर पतला होता जा रहा है। तो इसका यही कारण है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसके वजह से ओजोन लेयर की क्षति हो रही है, और फिर किरणें सूर्य की डायरेक्ट पहुंचेंगी, बीमारी होने की संभावना बन जाएगी। ऐसा ना हो, इस ओजोन लेयर को बचाया जाए, ओजोन लेयर के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, ओजोन का महत्व बताया जाए, जिससे विश्विक समुदाय में लोगों को समझाया जाए और आने वाली जो भीषण समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जाए। इसके लिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अब विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है तो कब से मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। जब 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ 16 सितंबर को, तो यह पर्यावरण से संबंधित, ओजोन से संबंधित चर्चा के लिए किया गया था। इस सम्मेलन में कई अलग अलग देशों के
पर्यावरणविद भी, देशों के प्रमुख भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी समुदाय के लोग शामिल हुए थे और एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। यह हस्ताक्षर किसी व्यक्तिगत देश के लिए नहीं था, बल्कि एक सामूहिक हस्ताक्षर था। पूरी दुनिया को बचाने के लिए, पूरी दुनिया को जागरूक करने के लिए। यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बाद में ही आगे चलकर किगाली समझौता, नैरोबी और ऐसे कई समझौते होंगे, लेकिन जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी को ध्यान में रख करके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के महासंघ ने, जैसे हर देश का एक संसद होता है, ऐसे ही वैश्विक एक संसद है महासंघ, संयुक्त राष्ट्र का एक अभिन्न अंग है। और इन्होंने एक निर्णय लिया 19 दिसंबर 1994 को। 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1987 के 16 सितंबर को ध्यान में रख करके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए जाने के उपलक्ष्य में विश्व ओजोन दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। यानी कि पहली बार दिसंबर 1994 को इसे घोषित किया गया कि एक विश्व ओजोन दिवस मनाया जाना चाहिए, जिससे हर साल जब हम इस पे चर्चा करेंगे तो कुछ न कुछ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा और आने वाले जो हमारी भीषण समस्याएं हैं उनसे हम निजात पाएंगे। और ऐसे निजात मिले इसके लिए शुरू किया गया और पहली बार 1995 में 16 सितंबर 1995 में ओजोन दिवस मनाया गया। तब से लेकर के बराबर हर साल ओजोन दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। तो 2022 में क्या था? तो 26 सितंबर 2022 को ओजोन दिवस मनाया गया। तो एक तो हो गया डेट से। अब 2022 में थीम क्या थी? तो 2022 की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एज द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग। यानी यह थीम आएगा, एग्ज़ाम में आएगा, एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आना ही है, चाहे वो पीसीएस में मिल जाए, आपको समीक्षा अधिकारी में मिल जाए या अदर एग्जाम में मिल जाए। यानी 2022 की थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन का रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग रखी गया है। यानी विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। और इसे 1987 के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 19 दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के घोषणा पत्र के द्वारा शुरू किया गया था। ओजोन 3 समता मंडल में अत्यंत पतली एवं पारदर्शी परत के रूप में पाई जाती है, जो वायुमंडल में प्राप्त कुल ओजोन का 90% पाई जाती है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे आएंगे? यहाँ से प्रश्न पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा 16 सितंबर। अभी तक ज़्यादातर ये डेट ही पूछे गए हैं और लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम में था। हो सकता है कि इस बार की थीम जो है कुछ ज़्यादा बेहतर है, इसके जड़ से, जो ओजोन दिवस है इसके जड़ से और वर्तमान की पीढ़ियों को साध करके थीम रखा गया है। हो सकता है इस बार थीम पूछ ले तो पूछेगा कि ओजोन दिवस 2022 का थीम क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एट द रेट 35, पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग, ये आपका थीम है। बाकी शुरुआत
और ये सब हो सकता है पुराना है ना पूछे, लेकिन यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं होंगी। अगला पॉइंट है झारखंड में आरक्षण 77%। देखिए क्या हुआ है कि झारखंड सरकार ने राज्य में आरक्षण बढ़ा करके 77% कर दिया है। यानी आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन संविधान में संशोधन करके 10% EWS को कर दिया गया। उसके बाद में अभी फिलहाल में झारखंड ने बढ़ा करके 77% आरक्षण कर दिया है। ऐसा कैसे हुआ? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं, शिबू सोरेन के बेटा हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं। वहाँ के नौकरियों में, राज्य की नौकरियों में कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% कर दिया है। इसमें OBC को 27%, पहले इनको 14% वहाँ पे प्राप्त था, अब इसमें 13% और जोड़ दिया गया है, यानी कि अब 27%। ये मंडल आयोग के सिफारिश के आधार पे है। आप लोग जानते हैं कि मंडल आयोग क्या था? मंडल आयोग एक अन्य पिछड़ा वर्ग के जांच के लिए, पहचान के लिए बनाया गया था, जिन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट को लागू करने के पश्चात OBC को 27% आरक्षण दिया गया था और उसी आरक्षण के आधार पर झारखंड ने OBC को 27% कर दिया है। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में भी 2% का आरक्षण बढ़ाया है, 2% का, और साथ ही EWS को 10%। यानी अब कितना हो गया है? दस %, तो 10, 50, 60, 65, 12%, 28%, 10%। देखिए SC को दिया गया है 12%, OBC को 27%, ST को 28%, EWS को 10%, टोटल हुआ 77%। यानी कि अब मात्र 23% में सामान्य चयन होगा। ये सुप्रीम कोर्ट के बताए गए निर्देशों के अनुसार से ज़्यादा है, लेकिन जो कि वहाँ के सरकार ने ऐसा नियम बनाया है, तो इसके लिए संवैधानिक प्रावधान हैं, अपने मौलिक अधिकार में भी है, अन्य संवैधानिक प्रावधान हैं। और यहाँ साथ ही साथ एक काम और झारखंड सरकार ने किया है कि आदिवासियों की मांग पर भूमि रिकॉर्ड का सर्वेक्षण की मंजूरी दे दिया है। आदिवासी बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि वहाँ की भूमि सर्वेक्षण कराया जाए, और उन्होंने आधार ये दिया था, मात्र भूमि सर्वेक्षण कराने की मांग पर्याप्त नहीं था। उन्होंने कहा 1932 में जो अंग्रेज़ों ने कराया था, उनके भूमि रिकॉर्ड के आधार पे, भूमि रिकॉर्ड के आधार पे सर्वेक्षण कराया जाए। और वहाँ की झारखंड के सरकार ने इसे मान लिया है और अनुमति दे दिया है। यानी कि झारखंड में जो सर्वेक्षण होने वाला है वो 1932 के अंग्रेजी सरकार के सर्वेक्षण के आधार पे होगा, और यह अंग्रेजी सरकार के द्वारा अंतिम रिकॉर्ड था जो 1932 में उन्होंने भूमि सर्वेक्षण करवाया था। उसके बाद 47 में उन्हें भारत छोड़ के जाना पड़ा, फिर उनको कोई मौका नहीं मिला कि वो भूमि सर्वेक्षण करवाएं। तो यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि कौन सा राज्य है जिसने आरक्षण बढ़ा के 77% कर दिया है? तो वो है झारखंड। झारखंड के CM कौन है?
हेमंत सोरेन। कितना ओबीसी को कितना कर दिया है? 27%। एसटी का कितना है? 28%। एससी का कितना है? 12%। ईडब्ल्यूएस का कितना है? 10%। टोटल हुआ 77%। भूमि सर्वेक्षण का अनुमति झारखंड सरकार ने दिया है। उन्होंने किसे आधार मान करके सर्वेक्षण की अनुमति दिया है? तो 1932 के अंग्रेजों के भूमि रिकॉर्ड के आधार पर संरक्षण सर्वेक्षण को अनुमति दिया है। अगला पॉइंट है, रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा किया। देखिए, टेनिस खिलाड़ी हैं, और 2003 से खेल रहे हैं। उसके पहले से भी ये खेल रहे हैं, लेकिन 2003 में इन्होंने विंबलडन चैंपियन शुरू किया था खेलना, और उसके बाद में अंतिम ये 2021 में ऑस्ट्रेलिया ओपन खेले थे। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। इन्होंने कहा है कि लंदन में लेवर कप हो रहा होगा, लेवर कप, इसे खेलने के बाद ये संन्यास ले लेंगे। यानी स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। अभी तक इन्होंने कुल 20 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप, इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीता है, और वो चारों फॉर्मेट में जीता है मिला करके। विंबलडन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और यूएस, यानी चारों फॉर्मेट में। साल में 4 फॉर्मेट होते हैं ग्रैंड स्लैम के, और यूएस सबसे बाद में होता है। यानी चारों में मिला करके इन्होंने 20 जीता है। इसमें विंबलडन कितना जीता है? 8। ऑस्ट्रेलिया जीता है इन्होंने 6, फ्रेंच जीता है इन्होंने 1, और यूएस जीता है इन्होंने 5। यानी टोटल मिला करके इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। चैंपियनशिप इस साल लंदन में लेवर कप के बाद ये संन्यास लेने की घोषणा की। यानी कि इनका अंतिम जो टूर्नामेंट होने वाला है वो लेवर कप होगा, लंदन में आयोजित होगा लेवर कप। उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। इन्होंने 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलिया, 5 ओपन और 1 फ्रेंच ओपन, कुल मिलाकर के 20 खिताब इन्होंने जीता। साथ ही साथ इन्होंने ओलंपिक में भी 2 मेडल जीता है। 2008 में बीजिंग में जब ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा था, वहाँ पे इन्होंने युगल मतलब 2 लोगों के साथ मिल करके युगल में स्वर्ण पदक जीता था। और 2012 में लंदन में ओलंपिक का आयोजन किया गया था, वहाँ पे इन्होंने सिंगल रूप में रजत पदक जीता था। यानी 2 पदक इनका ओलंपिक का भी इनके नाम है।
रोजर फेडरर का जो जन्म हुआ ये 8 अगस्त 1981 में स्विट्जरलैंड में बेसल शहर में इनका जन्म हुआ था। यहाँ से कई प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। एक तो ये दुनिया के बेहतर खिलाड़ी हैं और टेनिस के विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी हैं। इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीता है। तो यहाँ से प्रश्न यह आएगा कि रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं, और ऑप्शन दे देगा स्विट्जरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल और सब। तो ये स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। किस शहर में इनका जन्म हुआ था? बेसल शहर में। ये किस चीज के खिलाड़ी हैं? तो टेनिस खिलाड़ी हैं। ये टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्होंने कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो इन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्होंने कौन सा जीता है? तो इन्होंने विंबलडन जीता है, टोटल 8। सबसे कम कौन सा जीता है? तो सबसे कम जीता है फ्रेंच, केवल 1। यानी कि यहाँ से इतने प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न हो सकता है ये पूछ ले कि इनका अंतिम मैच कौन सा है। तो लंदन में लेवर कप इन्होंने अंतिम बार, लेवर कप इनका अंतिम मैच होगा। और जैसे लेवर कप खेल लेंगे ये संन्यास ले लेंगे। अगला पॉइंट है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अभी हाल ही में नैनीताल में, नैनीताल मतलब उत्तराखंड, नैनीताल में एक टेलीस्कोप लगाए जाने की बात की गई है। और यह लिक्विड फॉर्म में होगा। इसका नाम है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। उत्तराखंड में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस यानी ARIES, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस नैनीताल के स्वामित्व वाले देवस्थल वेधशाला परिषद में देवस्थल वेधशाला परिषद में आयोजित किया जाएगा, मतलब लगाया जाएगा। इसका स्थापना किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। अब ऐसा होने के पश्चात यह इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यह तीसरा होगा, तीसरा टेलीस्कोप होगा जो देवस्थल वेधशाला परिषद में लगाया जाएगा। इसके पहले 2 और टेलीस्कोप थे जो वहाँ काम कर रहे हैं। एक है देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप यानी DOT, और दूसरा है देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप। यानी देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, ये 2 टेलीस्कोप वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा ये तीसरा टेलीस्कोप होगा जो देवस्थल में लगाया जाएगा। तो इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है क्या? यह एक दूरबीन है। यह एक दूरबीन है जो खगोल शास्त्र को खगोल शास्त्र के लिए उपयोगी होगा।
यानी अन्य टेलीस्कोप में और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में कुछ अंतर होगा। तो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है ये स्थिर टेलीस्कोप है और ये हमेशा कार्य करेगा। बाकी अन्य टेलीस्कोप जो हैं वो एक समय पे कार्य करते हैं, एक समय यानी जब पृथ्वी का जो घूर्णन है, पृथ्वी का जो चलन है, उसमें एक समय के बाद गोधूली या जब साफ आकाश हो, साफ मौसम हो, तब खगोलीय अध्ययन करने में उपयोगी होता है। लेकिन जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है वह हमेशा किसी भी समय कोई भी पॉइंट को ऑब्जर्व करने में सक्षम है। यानी लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जो है यह अन्य टेलीस्कोप से काफ़ी भिन्न है और काफ़ी उपयोगी होगा। और इसे तैयारी करने के लिए भारत के साथ बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, उज़्बेकिस्तान, यानी इतने देश मिल करके लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को बनाने में सहयोग कर रहे हैं। यानी इस टेलीस्कोप के माध्यम से खगोल विज्ञान में काफ़ी फायदा होने वाला है। साथियों याद रहे कि यहाँ से प्रश्न कितने बन सकते हैं, और ध्यान रहे कि ये जो मिरर है इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप या जो दूरबीन है ये 4 मीटर वर्ग में बना हुआ है। यहाँ से प्रश्न आएंगे कि हाल ही में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लगाया गया है, और ध्यान रहे यह विश्व का पहला ऐसा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप होगा भारत ने जो लगाया है। तो प्रश्न आएगा कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो पहला चीज तो राज्य है उत्तराखंड, दूसरा है नैनीताल में, और ARIES यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस के देवस्थल वेधशाला परिषद में लगाया गया है। यानी कि जो ILMT है यह एक दूरबीन की भांति कार्य कर रहा है। ILMT यह जो दूरबीन है और स्थिर फॉर्म में है। इसका कार्य क्या होगा? इसका कार्य होगा खगोल शास्त्र के लिए। ये जो ILMT है ये देवस्थल वेधशाला परिषद में लगाए जाने वाला कौन सा टेलीस्कोप है? तो यह तीसरा टेलीस्कोप है। इसके पहले 2 और कार्य कर रहे हैं, देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप और देवस्थल फास्ट ऑप्टिकल टेलीस्कोप, 2 वहाँ पे पहले से कार्य कर रहे हैं। इसमें कितने देश शामिल हैं? तो भारत सहित 5 देशों ने मिल करके इसको बनाने में सहयोग किया है, जिसमें भारत, बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड और उज़्बेकिस्तान इसमें शामिल हैं। इसमें 5 देश शामिल हैं। तो दोस्तों मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।